तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है हमारा क्या, इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैसें, शून्य समूह के तत्व या वर्ग संख्या। अगर हम देखें तो कितनी होगी बच्चों, वर्ग संख्या कितनी है, 18। ठीक है, मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के अंतर्गत वो वर्ग संख्या 18 के तत्व, जिन्हें बोला जाता है निष्क्रिय गैस हैं, इनर्ट गैसेस, आदर्श गैस हैं, शून्य समूह के तत्व। ओके, इनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो बच्चों, इन तत्वों का जो एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, समझ गए ना, वो है NH2NP6। केवल एक एलिमेंट इस ग्रुप का है हीलियम, जिसमें केवल NH2 है। बाकी सभी मेंबर्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो है NH2NP6, मतलब हीलियम 2H, ठीक है, He1S2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंप्लीट जो है डबलेट पूरा है, इसलिए ये बिल्कुल केमिकली इनर्ट है। दूसरा है नियॉन 10, तो हीलियम 2s2 2p6, मतलब अगर हम हैलोजन ग्रुप में देखें तो वहां पर 7 था, सॉरी 5 था, अब यहां 6 हो गया, कंप्लीट हो गया p ऑर्बिटल, है ना। आर्गन 18, 3s2 3p6, 18 में 8 ये हो गए, 10 नियॉन के हो गए। 36 तो आर्गन है 3d10, 4s2 4p6। जीनोन 54 तो क्रिप्टॉन 36 और 10 46, ठीक है, और 8 54, ये हो गए 5s2 5p6। रेडोन जीनोन 54 तक तो ये हो गया, फिर 4f14, 5d10, 6s2 6p6। और लास्ट जो मेंबर है जो अभी वर्तमान में जुड़ा हुआ है वो है ऑर्गेनिसॉन, ठीक है, 118। ऑर्गेनिसॉन को अगर IUPAC नेम लें तो 1 को बोलते हैं अन और 8 को बोलते हैं ऑक्टियम, तो अन ऑक्टियम, UUO सिंबल होगा, और जो ऑफिशियल नेम है वो है ऑर्गेनिसॉन। बात यहां तक क्लियर है? तो ये है इनके कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो इन सबका आउटर मोस्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट ऑक्टेट रखता है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस बोला गया है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट हैं। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्टेट रूल्स के अनुसार कि अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो वो रिएक्टिव होता है। इनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इन्हें किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ना लेना है ना देना है, इसलिए ये क्या है, जनरली इनर्ट है। अब हम आते हैं इनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में, उनकी आवर्तीता के बारे में। तो देखो, पहला है भौतिक अवस्था की सभी तत्व एक परमाणविक गैस होते हैं, मतलब सबके सब एक परमाणविक है, और गैसीय तत्व है टोटली अधातु तत्व है, और समझ गए ना, एवं सभी अधातु तत्व है बच्चों, इनमें कोई भी धातु या उपधातु नहीं है। परमाणु त्रिज्या तो लगातार नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट की क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो बच्चों, अगर ये गैस है किसी भी प्रकार से अगर द्रवित की जाए, सॉलिड स्टेट में लाई जाए, तो इनके अणुओं के बीच में लंदन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोलराइजेशन, तात्कालिक ध्रुवण, मतलब इस तरह का कि जब दो एटम बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन सिमेट्री वाले अगर आते हैं तो उनके न्यूक्लियस एक तरफ खिसक जाते हैं और क्लाउड एक तरफ खिसक जाता है, और फिर इनके बीच में ये एक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण लग गया, तो इसी आकर्षण को लंदन फोर्स बोलते हैं। कि ये अणु पूर्णतः अध्रुवी है परमाणु, लेकिन जब ये एक दूसरे के पास आते हैं उच्च दाब और निम्न ताप पर, तो परमाणु खुद ही पॉलराइज्ड हो जाता है, न्यूक्लियस एक तरफ, क्लाउड एक तरफ, और इस तरह से इसको बोलते हैं तात्कालिक ध्रुवण। और फिर इनके बीच में एक आकर्षण काम करता है,
और यही आकर्षण क्या है बच्चों? लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स। ओके, इस तरह से। तो जितना बड़ा परमाणु होता है, हम जानते हैं कि परमाणु अगर बड़ा है तो उसकी पॉलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्रुवणता ज्यादा होगी। मतलब जो ध्रुवणता है, ठीक है, वो समानुपाती है आकार की। ध्रुवणता मतलब है क्लाउड का इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाना और पोलराइज्ड हो जाने, इसको बोलते हैं ध्रुवणता। तो जिनोन, रेडॉन, इनमें बहुत ज्यादा ध्रुवणता है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा लंडन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के बीच में, जिसके कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक है, द्रवीकरण का वेग है, सब कुछ ज्यादा होगा। समझ गए ना कि इस तरह से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इन सब की इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी पॉजिटिव है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहें तो ऋणात्मक है। मतलब समझ रहे हो आप कि अगर इनको, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, फिर भी अगर जोड़ना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी, तब इलेक्ट्रॉन जाके इनमें जुड़ेगा। जैसे किसी को गोली मार देना, वैसे तो गोली की स्पीड ज्यादा, एनर्जी तो वो जाके घुस जाएगा। ऐसे ही समझ लो, इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में रख के एनर्जी दे के अगर इन पर बम्बार्डेड किया जाए तब जाके इलेक्ट्रॉन इनमें जुड़ सकता है, अन्यथा एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं जुड़ता। इसलिए इन सब की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी है वो धनात्मक है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक है। इसमें देख रहे हैं नियोन से लेकर और हीलियम तक, तो नियोन की सबसे ज्यादा धनात्मक है, मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी रखेगा। आर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर है। फिर जिनोन की थोड़ा कम धनात्मक हो गई है और हीलियम की सबसे कम धनात्मक। इसका मतलब है इस ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो हीलियम में थोड़ा आसानी से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ऐसे भी नहीं आसानी से, मतलब अपने आप, लेकिन जोड़ा जाए तो थोड़ा कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा इफेक्टिव है। तो एक तो यह है कि सबसे अधिक धनात्मक अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी देखी जाए तो नियोन में है और सबसे कम धनात्मक हीलियम में। आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट, अब आता है कि इनकी धनात्मक क्यों है बच्चों, रीजन है इनका अष्टक पूर्ण है। इन्हें क्या करना, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हीलियम में तो जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की, क्योंकि 1s2 कंप्लीट है और पहली ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर भी अगर जोड़ा जाए तो बाहर जुड़ सकता है। तो इसलिए इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। आयनन ऊर्जा तो सबसे ज्यादा पूरी आवर्त में अगर उदासीन परमाणुओं की बात की जाए तो हीलियम की है, क्योंकि ये अपने अष्टक या डबलेट को अपूर्ण नहीं करना चाहते, मतलब ये नहीं चाहते कि इनका इलेक्ट्रॉन निकले, और अगर निकालना है तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यही कारण है कि इनकी जो आयनन ऊर्जा है हर एक आवर्त में सबसे ज्यादा होती है और हीलियम की सबसे ज्यादा इस ग्रुप में, क्योंकि आकार जैसे जैसे बढ़ेगा आयनन ऊर्जा घटती है। घनत्व की बात करें तो घनत्व तो वही है कि आकार बड़े बड़े हैं तो परमाणु एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करेंगे, जिसके कारण उनमें क्या होंगे, परमाणु कम क्षेत्र में कम आयतन में ज्यादा आ जाएंगे और घनत्व इस तरह से हीलियम से रेडॉन तक बढ़ता जाता है। ओके, तो ये तो हो गए इनके आवर्ती गुण। अब हम कुछ भौतिक गुणों की बात कर लें। तो देखो, ये एक परमाणविक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, समझिए ना, ना तो इनमें रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है, एक परमाणविक है टोटली। जल में अल्प विलेय है और परमाणु भार बढ़ने के साथ जल में विलेयता बढ़ती है, बहुत कम घुलती है ये गैस है पानी में, क्योंकि एक परमाणविक है। परमाणु अंदर गया, निकल के बाहर, बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखें तब कुछ घुलती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो इन गैसों के संक्रमण जो है क्रांतिक ताप, मतलब अगर ये जो ऑर्डर लिखा है ना लंदन बल का, ये क्रांतिक ताप का भी है। क्रांतिक ताप का मतलब होता है वो ताप जिस पर दाब लगा के गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो जो गैसें आसानी से द्रवित होंगी वो जल्दी घुल भी जाएंगी। तो बड़े बड़े आकार के परमाणुओं में आकर्षण ज्यादा होने से उनको उच्च ताप पर भी द्रवित किया जा सकता है। मतलब जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वो आसानी से द्रवित हो जाती है, मींस इन गैसों को ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं होती, आसानी से। हीलियम 4 केल्विन होता है क्रांतिक ताप, इसका मतलब है इसको द्रवित करना आसान नहीं है।
इतना लो टेम्परेचर लाना इतना आसान नहीं। बाकी जिनोन, क्रिप्टॉन, इनको द्रवित किया जा सकता है ना। जल में अब जब द्रवित कम होंगी तो जल में विलेय भी कम होंगी। जो ज्यादा द्रवित होती है वो जल में जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो जल में इनकी विलेयता नीचे की तरफ बढ़ती है। निम्न गलनांक पथनांक वाली गैसें हैं, आप जान रहे हैं कि इनमें बहुत ही वीक फोर्स है, वंडर वाल्स फोर्स, और ये बल बहुत दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक पथनांक ज्यादा नहीं ज्यादा कहीं तो गैस है नॉर्मल टेम्परेचर। हीलियम का न्यूनतम गलनांक 4.2 कैलोरी तथा इसमें विसरण की विशेष क्षमता है। यह रबर, ग्लास, प्लास्टिक आदि से विस्तृत हो जाती है। यही एक ऐसी गैस है जो कांच से भी विस्तृत हो जाती है, जो रबर से भी विस्तृत हो जाती है, जो प्लास्टिक में, मतलब अगर हम बैलून में भर के रख दें तो ये बैलून धीरे धीरे खाली हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये बैलून के बीच के जो रबर है उसके परमाणुओं के अणु मतलब संरचना से निकल के बाहर आ जाते हैं। समझ गए ना। इसके अलावा रेडॉन के अतिरिक्त सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिव विघटन से प्राप्त होती है। रेडियम का विघटन होता है, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तब बन जाता है रेडॉन। जिनोन और रेडॉन इस वर्ग में दुर्बल गैसें हैं, दुर्लभ गैसें हैं, मतलब ये आसानी से नहीं मिलती। समझ गए ना, बहुत कम मिलती है। तो ये है इनके बारे में। अब हम आते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा कि इन तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो धनात्मक है, आयनन ऊर्जा बहुत उच्च है, कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये सारे गुण मिलके इनको निष्क्रिय बना देते हैं, मतलब शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। क्योंकि देखो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति अपने आप नहीं है। आयनन ऊर्जा अति उच्च होने के कारण में धनायन बनाने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ये क्यों चाहेंगे कि इनमें अस्थायित्व आए। ठीक है, इसके बाद आता है कि 1962 में नील वार्टलेट एक साइंटिस्ट था जिसने निष्क्रिय गैसों का प्रथम यौगिक बनाया था, Xe+PtF6, जो O2+PtF6 के साथ वास्तविक रासायनिक यौगिक बनाता है के समान। साथ में यहाँ आएगा के समान। ठीक है, कि इस तरह से जो ऑक्सीजन का इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल वैसे ही जिनोन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इस तरह से पहला कंपाउंड था रासायनिक रूप से बनाने वाला। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि हीलियम में देखो आयनन ऊर्जा देखी जाए 117 किलो जूल तथा ऑक्सीजन इतनी, आयनन ऊर्जा लगभग समान है कि दोनों की एक्सी और ओ की आयनन ऊर्जा लगभग समान है। इसलिए अगर हम इनको एनर्जी देते हैं तो ये ऑक्सीजन के जैसे ही जिनोन भी आयोनाइज्ड हो जाता है और इसके इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। और इसका आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से एक्साइटेड भी हो जाते हैं। इस वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन आदि रासायनिक यौगिक नहीं बनाते। क्रिप्टॉन और रेडॉन के केवल फ्लोरीन के साथ दो ही यौगिक मिल रहे हैं, KrF2, RnF2, जबकि जिनोन बहुत से रासायनिक यौगिक बनाता है। समझ गए ना कि इसमें जो है जिनोन सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। आर्गन और क्रिप्टॉन कुछ भौतिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें से एक है क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स मतलब होता है जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कीनोल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फिनोलिक कंपाउंड, ये एक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये कैविटी बना लेता है और इस कैविटी के बीच में भर जाती है क्या, आर्गन या क्रिप्टॉन। मतलब जो इस कैविटी के साइज के करस्पॉन्डिंग होगा वो गैस इसके अंदर भर जाती है और इस तरह से जो ये यौगिक बनते हैं इनको बोलते हैं क्लैथरेट्स। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टेबल है। जरा सा हीट कर दें गैस निकल के बाहर परमाणविक रहती है, कोई रासायनिक क्रिया से नहीं जुड़ी, ये केवल घिरी हुई है। पंजर यौगिक, हिंदी में बोलते हैं क्लैथरेट्स को पंजर यौगिक। ठीक इसी तरह से जल के साथ भी ये हाइड्रेट्स बना लेते हैं, छह अणु जल के घेर के और इनको भर लेते हैं अपने बीच में। तो ये केवल भौतिक रूप से बने हुए यौगिक, इनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, मतलब हर एक तत्व अपने अस्तित्व में रहता है। अब आते हैं रासायनिक यौगिक। तो इसमें से रासायनिक यौगिक में है जिनोन के फ्लोराइड्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रासायनिक यौगिक। केवल इस वर्ग में जिनोन ही सबसे ज्यादा रासायनिक यौगिक बनाता है और इनमें से हमें लेना है, पहला है जिनोन फ्लोराइड्स। अगर जिनोन को एक्सिस में रखोगे और फ्लोरीन को लिमिट में तब तो बनेगा XeF2, लेकिन अपने फ्लोरीन ज्यादा कर दिया और जिनोन कम, जैसे 1:5 करें तब तो बनेगा ये, और 1:20 कर दें तो बन जाएगा ये।
मतलब फ्लोरीन ज्यादा रखोगे, जिनोन कम रखोगे तो फ्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा दिखने लगेगा। तो इस तरह से। इसके अलावा XeF4 को O2F2 के साथ ट्रीट करें तो XeF6 भी बनता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सभी फ्लोराइड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, समझ गए ना, सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस है, रंगहीन है। 298 ताप पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं और ऊर्ध्वपातज भी होते हैं, सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। जल से ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। यहां पर जिनोन जो है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजर बना हुआ है, जैसे कि O2 में O माइनस में था, उसने O2 लिबरेट कर दी और 2 फ्लोराइड और 2 हाइड्रोजन मिलकर HF बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से XeF4 का जब अपघटन हो रहा है तो इसमें काफी कंपाउंड्स बनते हैं, 4Xe प्लस XeO3। देखो कुल मिला के 12 जो हाइड्रोजन है वो टोटल HF में निकलेंगे, तो हमें 12 फ्लोराइड चाहिए, तो हम यहां लगा देंगे 6Fe4 XeF4 और ये 12 दूनी 24 हाइड्रोजन और 24 फ्लोरीन बन गए HF। बचे ऑक्सीजन कितने यहां पर देखो 12, तो यहां पर ऑक्सीजन 3, तो यहां 6 यहां निकल गए 2XeO3 के फॉर्म में, और बाकी जो 6 बचे वो 3O2 बन गए, और बाकी जो बचे जिनोन 2 तो यहां निकल गए 4 जिनोन। तो इस तरह से जिनोन यहां पर भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जिनोन का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 था, यहां 0 हो गया, यहां +6, तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिख रही है। ऐसे XeF6 को जल अपघटित करें तो टोटली HF निकल जाते हैं और बन जाता है XeO3। तो इस तरह से यहां जल अपघटन हुआ है। XeF6 आंशिक जल अपघटित भी होता है, अगर 1 मोल H2 और 2 फ्लोराइड मिले तो बन जाएगा 2HF और XeOF4। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और 4 HF निकल जाए तो बन जाएगा XeO2F2, इस तरह से, ठीक है। तो ये जल अपघटन इंपॉर्टेंट है। आंशिक जल अपघटन में कौन सा कंपाउंड XeF6 बनाता है, तो ये 3 देख रहे हैं आप, एक तो पूर्ण जल अपघटन में और 2 ये। इसके अलावा कुछ पूछे तो वो जल अपघटन में नहीं बनेगा। लुईस अम्ल को फ्लोराइड दाता है, लुईस अम्ल को फ्लोराइड देता है, मतलब अच्छे फ्लोरीकारक, ठीक है, फ्लोरीकारक है, मीन्स अपना फ्लोराइड उठा के दान कर देते हैं। तो ये बन गया XeF1 माइनस, सॉरी यहां प्लस आएगा, ठीक है, और FeF6 इस तरह से। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी F6, यहां पर ये उल्टा फ्लोराइड, यहां पर खुद ये एक देखा जाए तो यहां पर ये लुईस अम्ल खुद बन गया, ठीक है। तो यहां पर बन जाता है ये इस तरह से XeF7 माइनस, जो कि IF7 जैसा ही कंपाउंड स्ट्रक्चर रखता है। ऑक्सीकारक गुण पूछे तो ऑक्सीकारक गुण समानुपाती है जिनोन का ऑक्सीकरण अंक, जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अंक उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही बन जाएगा जिनोन, और इस तरह से XeF2 से XeF4 XeF6 तक ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। धनावेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करें संरचना की, तो बिल्कुल वैसी जैसे मैंने इंटर हैलोजन में बताया था, यहां पर जिनोन केंद्रीय परमाणु है, तो उसके कुल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, वो ले लें, प्लस फ्लोरीन कितने जुड़े हैं 2 से डिवाइड करें। जैसे XeF2 में तो हो जाएगा sp3d, जिसमें 3 तो लॉन पेयर 2 फ्लोराइड, इस तरह से ऊपर नीचे लीनियर स्ट्रक्चर बना लेंगे। लॉन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन में होते हैं, इनके बीच में एंगल जो है 120 डिग्री का होता है, जिससे इसमें कम रिपल्सन लगता है, और इसलिए वो इक्वाटोरियल। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो इक्वाटोरियल निरक्षी स्थिति है वहां के हाइब्रिड ऑर्बिटल में S कैरेक्टर ज्यादा है, और जहां S कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए वो उसमें ज्यादा रहेगा समय तक। और अणु में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और अणु ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। XeF4 की बात करें तो यहां पर आप देखोगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रही हैं और होगा संकरण sp3d2। 2 लॉन पेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं रिपल्सन को कम करने के कारण, और इसलिए कहलाती है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं XeF6, तो इसमें भी 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रही हैं sp3d3। चूंकि फ्लोराइड 6 ही है तो एक लॉन पेयर बचा हुआ है, तो ये कहलाती है विकृत अष्टफलिकीय संरचना।
इसके अलावा इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, तो इसमें आप देखोगे HCO3 आपको केवल 8 इलेक्ट्रॉन लेके डिवाइड कर देना 2 से, तो हो गया sp3, इसमें हो जाएगा 8 और 4 12, क्योंकि फ्लोराइड लेना, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं लेना आपको, तो sp3d2। और भी स्ट्रक्चर है, CO2F2 में निकाल लो sp3d, तो इसका तो इस तरह का स्ट्रक्चर T, ये सीसाव स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इस तरह से। अब आते हैं अनुप्रयोग के बारे में। तो देखो मौसम संबंधी पहले अगर हम देखें तो हीलियम के अनुप्रयोग लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हीलियम कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है बच्चों? तो देखो हीलियम सबसे हल्की गैस है, अज्वलनशील है, हाइड्रोजन के बाद अगर देखें तो यही सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन इससे भी हल्की है, लेकिन वो ज्यादा यूज यूं नहीं होती क्योंकि वो ज्वलनशील ज्यादा है, ये नहीं जलती, कितना भी फ्रिक्शन हो जाए आग नहीं लगेगी हीलियम में। तो मौसम संबंधी अध्ययन वाले गुब्बारों में, है ना, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है। द्रव हीलियम का उपयोग अति निम्न ताप पर होने वाली प्रयोगों में क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में यूज होता है ना, बहुत ही लो टेम्परेचर लाना होता है तब इसका यूज होता है। NMR या MRI में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बनाने में यूज होता है। वायु को तनु करके समुद्री गोताखोर के कृत्रिम श्वसन में होता है, क्योंकि हीलियम वायु में, ठीक है, उच्च विलेयता है किंतु रक्त में अति अल्प विलेय है, तो वायु में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है लेकिन रक्त में नहीं होती। ओके, नियॉन की बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब में है, फ्लोरेसेंट बल्ब में है, या ट्यूबलाइट में इसका यूज किया जाता है। विज्ञापन बोर्ड जो लगे होते हैं, आपने रोड किनारे देखा होगा, बड़े बड़े स्क्रीन जिनमें लगातार टीवी सा चलता रहता है, उनके छोटे छोटे से जो बल्ब लगे होते हैं उनमें इनका यूज होता है। नियॉन बल्ब का उपयोग बॉटनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है। नियॉन बल्ब हरे रंग का प्रकाश छोड़ता है ना। आर्गन उच्च धातु कण में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। विद्युत बल्ब जो होते हैं, पहले लट्टू जो चलते थे उनमें भरी जाती है, क्योंकि ये निष्क्रिय होती है, फिलामेंट को जलने से रोकती है ना। प्रयोगशाला में एयर सेंसिटिव पदार्थों के रख रखाव में, कई प्रयोगशाला में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत जल्दी वायु से रिएक्शन कर लेते हैं, तो वहां की वायु हटा के और इनका वातावरण बना दिया जाता है। तो कुल मिला के ये है बच्चों जीरो ग्रुप के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिनॉन के फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और संकरण, यही काम का है क्वेश्चन। इनको अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चन इन्हीं से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज पी ब्लॉक पूरा करा दिया। तो देखा जाए तो पूरी इनऑर्गेनिक हो गई बच्चों, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक सब हो गए। ऑर्गेनिक पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। फिजिकल अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां मिलेगा आपको केमिस्ट्री, ऑल केमिस्ट्री इन हिंदी, जिसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी में है, पूरी इनऑर्गेनिक हिंदी में है और पूरी ऑर्गेनिक हिंदी में है। और इंग्लिश में देखना है तो पूरे बाकी जो बचे हुए हैं टॉपिक्स प्ले लिस्ट में जो जितने वीडियो, सब इंग्लिश वाले मीडियम वालों के लिए। मैंने केमिस्ट्री की हर छोटी से छोटी चीज कवर करने की कोशिश की है। आप लोग पढ़ोगे तो पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। इतना मिलेगा कि नीट में इससे बाहर या जेई मेंस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप पढ़ के देख लो, ठीक है। तो इस तरह से अब जो बचा हुआ है ना पार्ट केमिस्ट्री में, मैं वो कराऊंगा जो प्रैक्टिकली जोड़े गए, प्रैक्टिकल वाला पार्ट जोड़ा गया है, जिसमें हमें टाइट्रेशन, है ना, रेडिकल टेस्ट, एसिडिक और बेसिक रेडिकल टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक के उनका, एलिमेंटल एनालिसिस, हालांकि मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में फर्स्ट जीओसी में करा चुका हूँ, है ना। इसके अलावा और भी जो भी मैटर जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, है ना, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी का निर्धारण करना, तो ये सब चीजें भी हिंदी में कर दी है मैंने, उनको भी मैं अगले टर्म में वही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।